नमस्कार। आज हम एक लेख का विश्लेषण कर रहे हैं जो नवरात्र व्रत के दौरान खान-पान के नियमों पर है। इसमें क्या खाएं, क्या ना खाएं और किन चीजों से बचना है, इस पर फोकस है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेख के अंदाज की। इसमें चेतावनी और नकारात्मक नतीजों पर काफी जोर है। हाँ, ये चीज तो पढ़ते ही महसूस होती है। जैसे बार बार कहना कि व्रत टूट जाएगा या माँ की कृपा शायद ना मिले। देखिए, इरादा तो शायद सही मार्गदर्शन का ही है, पर ये डर वाली जो प्रेरणा है ना, ये कुछ लोगों के लिए थोड़ी भारी हो सकती है। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाठक बस डर के मारे नियमों का पालन करे और जो व्रत का असल मकसद है, जैसे आत्मानुशासन या शांति, वो पीछे छूट जाए। हाँ, यही बात है। डर से नियम तो फॉलो हो जाएंगे, पर वो एहसास, वो जुड़ाव शायद ना बन पाए। तो सुझाव यहाँ ये है कि चेतावनी जरूर दें, लेकिन उसके साथ साथ सकारात्मक पहलुओं को भी उभारें। अच्छा, बैलेंस की जरूरत है। बिल्कुल। सिर्फ ये कहने के बजाय कि व्रत टूट सकता है, ये भी तो बता सकते हैं कि सात्विक आहार से या नियमों के पालन से क्या अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे ये समझाना कि देखिए, फल, मेवे या दूध जैसी चीजें अपनाने से ना सिर्फ शरीर हल्का रहता है, बल्कि मन भी शांत होता है, पूजा में ध्यान ज्यादा लगता है। या फिर इस बात पर ज्यादा जोर दें कि ये जो 9 दिन का अनुशासन है, ये हमारी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत करता है। हाँ, ये बात तो है। व्रत शरीर के साथ आत्मा को भी शुद्ध करता है। इस बात को और खोलकर बताया जा सकता है। एकदम। पाठक को ये महसूस हो कि ये नियम बोझ नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। डर के बजाय फायदे पर फोकस। ठीक है, तो ये हुआ टोन और प्रेरणा का संतुलन। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, जो है जानकारी की गहराई, खासकर कुछ चीजों को लेकर। जैसे लेख में कहा गया है कि लहसुन और प्याज से परहेज करें क्योंकि वो तामसिक हैं। हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी अधूरी सी लगती है। तामसिक शब्द तो लिख दिया, पर व्रत के लिहाज से इसका ठीक मतलब क्या है? ये क्यों जरूरी है कि इन्हें ना खाएं? खासकर जब मांसाहार जैसी चीजें तो सबको पता है कि क्यों मना है। सही कहा। जो पाठक पहली बार व्रत रख रहा हो या जो थोड़ा और समझना चाहता हो, उसके लिए तामसिक कह देना काफी नहीं है शायद। बिल्कुल। उसे लग सकता है कि भाई बस एक नियम बता दिया, कारण ठीक से समझाया नहीं। तो सुझाव यहाँ ये है कि तामसिक होने के पीछे का जो विचार है, उसे थोड़ा सा बिल्कुल संक्षेप में स्पष्ट किया जाए, बिना ज्यादा जटिल बनाए। हाँ, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देना है, बस 1-2 लाइन में। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे ये बता सकते हैं कि पारंपरिक मान्यताओं में या आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि लहसुन, प्याज जैसी चीजें शरीर और मन में थोड़ी उत्तेजना या भारीपन ला सकती हैं। और नवरात्र में जब हम शांति और सात्विकता पर ध्यान दे रहे होते हैं, तो ये चीजें ध्यान भटका सकती हैं। अच्छा। या ये कह सकते हैं कि योगिक परंपरा में इन्हें ध्यान या साधना के लिए बहुत अनुकूल नहीं मानते। बस इतना सा इशारा भी काफी है। यानी नियम के पीछे की सोच को थोड़ा उजागर करना। हाँ, ताकि पाठक को लगे कि ये नियम मनमाने नहीं है, इनके पीछे एक तर्क है, एक उद्देश्य है। इससे नियम का पालन ज्यादा सार्थक लगता है। समझ गया। ये पाठक को नियम से जोड़ने में मदद करेगा। और जुड़ाव की बात करें तो तीसरा बिंदु आता है लेख की संरचना या बनावट का। ये लेख मुख्य रूप से क्या खाएं और क्या ना खाएं की लिस्ट जैसा है। हाँ, ये फॉर्मेट जानकारी देने के लिए सीधा तो है, फटाफट पता चल जाता है कि लिस्ट में क्या है क्या नहीं, पर इसमें ना थोड़ा रूखापन आ सकता है। ये एक निर्देश पुस्तिका जैसा ज्यादा लगता है, बातचीत जैसा कम। आप कह रही हैं कि ये जानकारी तो दे देता है, पर शायद पाठक को बांधे नहीं रखता, थोड़ा मैकेनिकल सा। हाँ, कुछ वैसा ही। पाठक को नियम तो पता चल जाते हैं, पर व्रत का जो पूरा अनुभव है, जो उसकी पीछे का दर्शन है, शायद उससे उतना जुड़ाव महसूस ना हो। तो सुझाव यह है कि इसकी संरचना को थोड़ा बदला जाए। क्या करें, क्या ना करें के साथ क्यों करें और कैसे करें को ज्यादा नेचुरल तरीके से मिलाया जाए। लिस्ट बनाने के बजाय जानकारी को किसी और तरह से पेश किया जाए। हाँ, जैसे शायद खाद्य पदार्थों को उनकी प्रकृति के हिसाब से ग्रुप करके बात की जाए, सात्विक, तामसिक वगैरह, या फिर व्रत के मुख्य लक्ष्य को केंद्र में रखकर बताया जाए। जैसे अगर लक्ष्य तन मन की शुद्धि है, तो कौन सी चीजें इसमें मदद करती हैं।
और कौन सी बाधा डालती हैं। उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे लेख शुरू हो सकता है व्रत के उद्देश्य से शरीर और मन को पवित्र करना। फिर एक हिस्सा हो सकता है शुद्धि में सहायक आहार। इसमें फल, मेवे, सामा के चावल वगैरह की बात हो और बताया जाए कि ये हल्के क्यों हैं, ऊर्जा कैसे देते हैं। फिर दूसरा हिस्सा हो ध्यान और शांति में बाधक तत्व। इसमें मांस, प्याज, लहसुन, भारी तला भुना क्यों मना है, ये समझाया जाए। अच्छा, तो नियम अपने आप एक बड़े उद्देश्य से जुड़ जाएंगे, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं लगेगी। बिल्कुल। या फिर दिनचर्या के हिसाब से भी बता सकते हैं। सुबह ऊर्जा के लिए क्या खाएं, दोपहर में हल्का क्या लें, शाम को पूजा के बाद क्या सही रहेगा। इसमें क्या और क्यों साथ साथ आ जाएगा। जैसे सुबह फलों से शुरुआत करें, ये आसानी से पचते हैं और दिन भर हल्का रखते हैं, जिससे पूजा में मन लगता है। ये तो काफी व्यावहारिक लगेगा। इससे पाठक को लगेगा कि ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक तरह की गाइड है ना? हाँ, सही पकड़ा आपने। इससे लेख सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि पाठक को प्रेरित करने वाला और उसके अनुभव को बेहतर बनाने वाला बन सकता है। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने नवरात्र व्रत के खान पान वाले लेख पर 3 मुख्य बातें की। पहला, कि सिर्फ चेतावनी देने के बजाय सकारात्मक प्रेरणा और फायदों पर भी जोर दिया जाए। डर नहीं, उत्साह जगाएं। हाँ, संतुलन जरूरी है। दूसरा, कुछ नियम जैसे प्याज लहसुन क्यों मना है, इसका कारण सिर्फ तामसिक ना कहकर थोड़ा सा स्पष्ट किया जाए। क्यों बताना जरूरी है। बिल्कुल, ताकि पाठक तर्क समझ सके। और तीसरा, लेख की बनावट सिर्फ लिस्ट ना हो बल्कि जानकारी को एक उद्देश्य या प्रवाह के साथ पेश किया जाए, जिससे पाठक ज्यादा जुड़ाव महसूस करें। हाँ, एक कहानी की तरह या एक गाइड की तरह। संक्षेप में कहें तो सुझाव ये हैं: भाषा सकारात्मक रखें, लाभ गिनाएं, नियमों का संक्षिप्त तर्क दें और प्रस्तुति को आकर्षक और उद्देश्यपूर्ण बनाएं। लक्ष्य ये हो कि पाठक सिर्फ नियमों की लिस्ट ना देखे बल्कि व्रत की भावना को समझे और उसे अच्छे से निभा पाएं। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव इस लेख को और बेहतर बनाने में काम आएंगे। और अगर आप इन पर काम करने के बाद अपना लेख फिर से हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें उसे देखने में खुशी होगी।